एवरीवन, आज हम रसायन विज्ञान कक्षा 11 के दूसरे चैप्टर परमाणु संरचना के क्वांटम संख्या जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी ने इससे पूर्व पढ़ा होगा कि जो परमाणु है ना, वो छोटे छोटे अन्य कणों से मिलकर बना होता है। जैसे मुख्य कण है उसमें इलेक्ट्रॉन, तो इसमें जो मुख्य भूमिका में हम देंगे वो इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। वैसे तो परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ जो मुख्य हमारा बिंदु रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉन। तो क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? क्वांटम संख्याएं वह संख्याएं होती है जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को दर्शाती है। क्वांटम संख्याएं वह संख्याएं होती है जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को दर्शाती है। जैसे हमने इससे पूर्व में अनेक मॉडल पढ़े हैं, जैसे रदरफोर्ड का मॉडल है, वो बता रहा था कि जो परमाणु है उसमें नाभिक की क्या स्थिति है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे स्थित रहते हैं। तो इसी तरीके से हम किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को ज्ञात करने के लिए जो मुख्य संख्या के रूप में हम लेते हैं वह हमारी होती है क्वांटम संख्या। ठीक है, ये क्वांटम संख्या होती है वो परमाणु के में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्थिति नहीं बताती है, उसके अलावा भी अन्य मुख्य जो उसके गुण होते हैं उसके बारे में बताती है, जैसे कि उसकी ऊर्जा, है ना। तो आज के विषय में हम कुछ मुख्य गुणों को लेकर ही चलेंगे जो हम क्वांटम संख्या के द्वारा समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डेफिनेशन में क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने की या उसकी स्थिति या ऊर्जा को निर्धारित करने वाली जो संख्याएं होती है उसे हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। और क्वांटम संख्याएं भी मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। ये मुख्य रूप से कौन कौन सी होती है? सबसे पहले हमारी होती है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या हमारी उसे कहते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये कहेंगे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल n द्वारा। मुख्य जो क्वांटम संख्या हमारी होती है वह होती है स्मॉल n द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, इसे कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा जो हम मुख्य रूप से हम किसी भी परमाणु की जो साइज होता है ना, उसके आकार को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या n जो किसी भी परमाणु में उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के द्वारा उसकी ऊर्जा और आकार को निर्धारित करता है। अच्छा, एक मुख्य बिंदु इसमें यह है कि जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वह कभी भी शून्य नहीं हो सकती। ये हमेशा आप याद रखेंगे कि जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वह शून्य नहीं हो सकती। n का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। यह एक इंटीजर होता है, एक पूर्ण संख्या होती है, जैसे 1, 2 या 3। दशमलव में भी इसका मान या भाग में इसका मान नहीं होगा। तो ये एक मुख्य क्वांटम संख्या हमारी कहलाती है। ये मुख्य जो गुण होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन, उसकी ऊर्जा के बारे में बताती है। किसी भी जो हमारा कोश होता है, आपने पढ़े होंगे 10th क्लास में, जो कोश होता है जैसे K, L, M, N, जो हमारे कोश होते हैं किसी भी यदि ये हमारा परमाणु है, ये इसका नाभिक है, तो ये जो वृत्ताकार जो आपको कक्षाएं दिख रही हैं ये सभी हमारी कोश कहलाते हैं। जैसे सबसे समीप का जो होगा वो K होगा, उसके बाद वाला L, उसके बाद वाला N। तो ये सभी हमारी मुख्य क्वांटम संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं हमारे कोश K, L, M और N, जिनको हम अगर नंबरिंग करेंगे तो जो नाभिक से जितना समीप होगा उसको हम 1 लिखेंगे, उसके बाद जो अगला होगा उसे हम 2 क्रम से, फिर उसके बाद 3। इसके आगे अन्य कोश अगर बढ़ते जाएंगे तो उनको हम नंबरिंग करते जाएंगे एक सीरियल में, एक क्रमानुसार। ठीक है बच्चों, तो N के लिए, K के लिए मान हो जाएगा हमारा 1, K के लिए जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1, L के लिए आ जाएगा 2, M के लिए हो जाएगा 3 और N के लिए हो जाएगा 4। ठीक है, तो अभी तक आप कोशों को KLMN के रूप में पढ़ते थे, अब आप क्या कहेंगे, इसे मुख्य क्वांटम संख्या के रूप में कह सकते हैं। अगर n इक्वल टू हमारा 1 है तो इसका मतलब हो जाएगा ये हमारी K कोश के बारे में बता रहा है। n इक्वल टू अगर हमारा 2 है तो हमारे L कोश के लिए बता रहा है। n इक्वल टू अगर हमारा 3 है तो ये M के बारे में बताता है ना। कोश आप जानते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर चक्कर लगाते हैं, वो हमारे कोश कहलाते हैं।
है बच्चों। तो अब हम ये ज्ञात करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया n का मान शून्य क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन शून्य नहीं होता है ना। हम परमाणु की बात करें तो उसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन शून्य नहीं होता। आयन में आप कह सकते हैं, अगर हम आयन अगर प्लस में करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अपने आप ही कम होती जाती है, ठीक है। तो n का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। अच्छा, अब हम किसी भी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अगर हम ऊर्जा ज्ञात करना चाहे तो उसके लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, जो ये है, E इक्वल टू -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु। जैसे कि E अपने फॉर्मूले में पढ़ा है, E इक्वल टू -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये अगर आप पूर्व में देखेंगे तो ये हाइड्रोजन के जो हम स्पेक्ट्रम निकालते हैं तो उसकी पहली कक्षा के लिए ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। अगर हम किसी अन्य कक्षा के लिए, अगर हम पहली कक्षा लेके चलेंगे तो n का मान कितना हो जाएगा बच्चों, तुम्हें पता है ये पहली कक्षा कौन सी है, 1 k है ना, उसका मान कितना है 1 इक्वल टू -13.6 और आप सभी को पता है जो हाइड्रोजन है उसके जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन कौन से कोश की बात हो रही है, पहले कोश की अगर बात हो रही है, n इक्वल टू अगर 1 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1², ठीक है। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बच्चों। एक बार अगर आपको फिर से अगर इसको क्लियर करना है तो दोबारा से मैं बता देती हूँ आपको। तो E इक्वल टू हमारा फॉर्मूला है, n कोश के लिए हो जाएगा -13.6 Z² अपॉन n²। यदि हम पहली कोश के लिए निकालेंगे n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1, तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा पहली कक्षा या कोश के लिए जो हमारी एनर्जी हो जाएगी, ऊर्जा हो जाएगी, वो हो जाएगी E इक्वल टू -13.6 Z हमारी यहाँ पे परमाणु संख्या है, तो आप सभी को पता है हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है वो 1 होती है, उसका वर्ग बटे कोश कौन सा है हमारा, पहला कोश है तो उसका भी स्क्वायर। तो जो हमारे पास मान आएगा वो आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर आपको मैं आज होमवर्क देती हूँ, n इक्वल टू 2 के लिए आप निकाल सकते हैं मान, है ना, ये आप घर से करके लाएंगे और अपनी क्लास टीचर जो भी क्लास में आपको सब्जेक्ट पढ़ाता है उनको जरूर दिखाएंगे, ठीक है। ओके, तो हम देखो n से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम किसी भी परमाणु के उस कोश की ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं, है ना। उसके लिए फॉर्मूला आपने लिख लिया है, मुख्य हमारा यही फॉर्मूला काम आता है, ठीक। दूसरा, देखो बच्चों यहाँ पर हम एक मुख्य बिंदु और लेंगे, जो हम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या पढ़ते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या पढ़ते हैं, तो पहले हम n के द्वारा किसी भी कोश की ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था हम उस परमाणु के आकार के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, है ना। इसके लिए भी एक फॉर्मूला हमारा प्रयोग में आता है, R इक्वल टू n²h² अपॉन 4π² ठीक है। यदि इस फॉर्मूले में आप किसी भी कोश, अगर हम बात करें ये हमारा एक परमाणु है, तो यहाँ से पहले कोश तक की अगर हमें दूरी ज्ञात करनी है तो वो हम n इक्वल टू क्या रखेंगे 1 रखेंगे इस फॉर्मूले में। अगर हमें दूसरे कोश तक की दूरी ज्ञात करनी है तो हम n बराबर कितना रखेंगे 2 रखेंगे। अगर इसी तरीके से अगर हमें तीसरे कोश की दूरी ज्ञात करनी है तो हम n बराबर कितना रखेंगे 3 रखेंगे। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जा रहे हैं तो परमाणु का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो परमाणु का आकार हम किससे निकाल सकते हैं, n से निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूले द्वारा,
इस फॉर्मूले के द्वारा, R इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसके लिए जो मान है n आप जान चुके हैं, ये है कोश की संख्या, h हमारा होता है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक इसका जो मान होता है, प्लांक नियतांक का जो मान होता है h इक्वल टू हमारा होता है 6.63 इंटू 10 की पावर -34। ठीक है बच्चों, इसे ध्यान रखना। 4 पाई, पाई को आप जानते हैं 22/7, m जो परमाणु का हमारा जो भी उस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के जो द्रव्यमान होता है वो सब जानते होंगे, m इक्वल टू होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, है ना। Z परमाणु संख्या हो जाएगी और E इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेश, उसका मान भी आपको पता होना चाहिए। E इक्वल टू होता है 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है बच्चों, तो यदि आप इन सभी का मान रख देंगे तो आप किसी भी कोश के लिए दूरी या त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी परमाणु का आकार ज्ञात कर सकते हैं किसी भी कोश के लिए। ऊर्जा के लिए आप दूसरा सूत्र ये भी याद कर सकते हैं, इससे भी आप निकाल सकते हैं। इसी सूत्र से हमने शॉर्ट जो एक फॉर्मूला जो यूज आता है कॉमनली -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आया है। वो किस तरीके से, यदि अगर हम यहाँ पे पाई का मान रख देंगे, ई का मान रख देंगे, जेड का मान रख देंगे और एच का मान रख देंगे, जो सभी हमें ज्ञात है ना, ये सभी मान अपरिवर्तित होते हैं। ये सभी मान अगर हम रख देंगे, जैसे कि ई का मान कितना होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, एच का मैंने अभी आपको बताया -6.63 इंटू 10 की पावर -34, इन सभी मान को अगर हम रख देंगे तो सरलीकरण में जो हमें फॉर्मूला प्राप्त होगा वो ये प्राप्त होगा। ये भी किसका सूत्र है, एनर्जी का सूत्र है। किसी भी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है उसको हम इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। एक और फॉर्मूला आप देख लीजिए, ये भी बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कई 10th में भी आपने 10th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। यदि हमें किसी भी कोश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, क्योंकि आपको पता है कि किस कोश के लिए उपस्थित होता है, n इक्वल टू 1 के लिए, इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं उसको हम इस सूत्र द्वारा निकाल सकते हैं, 2n स्क्वायर द्वारा, है ना। 2 इंटू n का मान कितना है यहाँ पे पहले कोश के लिए 1, तो 1 का स्क्वायर, तो अधिकतम जितने इलेक्ट्रॉन के कोश में रह सकते हैं वह हो जाएंगे 2। इसी तरीके से अगर हमें L कोश के लिए निकालना है तो आपको पता है L का मान कितना होता है n के लिए 2 होता है। फॉर्मूला हमारा क्या है, 2n स्क्वायर, है ना। तो 2 इंटू L का मान कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन L कोश में रह सकते हैं। K में मैक्सिमम 2 और L में 8। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब हम दूसरी मुख्य क्वांटम संख्या पे आ जाते हैं। यह हमारी प्रमुख क्वांटम संख्या है, दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, है ना। इससे पहले हमने परमाणु जो है उसमें उपस्थित कोश के बारे में आपको जानकारी दी। अब इसके बाद हम जो कोश है उनमें भी उपस्थित उपकोशों के बारे में हम दिगंशी क्वांटम संख्या के द्वारा ज्ञात करेंगे। L बराबर होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, है ना, द्विगंशी क्वांटम संख्या। ये इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा,
L के द्वारा। अच्छा, L और N में सीधा संबंध होता है, क्योंकि उपकोष किसका भाग होता है? कोष का भाग होता है किसी भी परमाणु में, तो इसीलिए जो N का मान होता है वो L के मान को बदलता है ना, मतलब निर्भर है दोनों के। जो L का मान है वो पूर्णतः किस पर निर्भर है? N के मान पर निर्भर है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर है। तो अगर यदि हमारे पास N का मान आया 1, तो हमारा जो L का मान होगा वो होगा 0, ठीक है। इसी तरीके से यदि हमारे पास N का मान है 2, तो दिगंशी क्वांटम संख्या का मान कितना हो जाएगा? 0,1। इसको समझने के लिए एक कॉमन फॉर्मूला ये होता है कि N के लिए L का मान जो होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा N-1, 0 से N-1 का। यदि N का मान कितना है? 3 है, तो L के लिए मान कितना हो जाएगा? 0 से काउंट करेंगे, यहाँ पे अगर मान रखेंगे एक 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद कहाँ तक? N-1 तक, ठीक है, N-1 तक। N-1 कितना हो जाएगा हमारा? 3 - 1, कितना आ रहा है लास्ट? 2 आ रहा है, और 0 और 2 के बीच में कितनी संख्या है? 1 है। तो हमारे लिए जो L का मान होगा वो कितना हो जाएगा? 0, 1, 2। कितना हो जाएगा? 0, 1, 2। तो इसलिए आप कॉमन जो फॉर्मूला है उसे अपने ध्यान में रखेंगे L का मान ज्ञात करने के लिए, वो है हमारा N = 0 to N-1, ठीक है। अब इसमें हम एक मुख्य बिंदु लेके चलते हैं आगे। अब जो हमारी द्विगंशी क्वांटम संख्या है, यह किसी भी उपकोष की आकृति को भी हमें बताती है, ठीक है। यदि हमारे पास N का मान 1 है, तो अभी मैंने आपको बताया, तो L का मान कितना होगा? 0 होगा, है ना। N = 0 to N-1, तो इसके लिए L का मान कितना होगा? 0। इसका आकार कैसा होता है? S शेप का होता है, जिसे कहते हैं हम स्फीयर, जिसको हम क्या कहते हैं? स्फीयर। L का मान अगर 0 है तो इसका आकार होगा S, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्फीयर। दूसरा, अगर L का मान हमारा कितना है? 1 है, इसके लिए जो हमारा मान होगा वो होगा P, प्रिंसिपल। यदि L का मान हमारा कितना है? 2 है, इसके लिए क्या मान होगा? D। L का मान कितना है? 3 है, इसके लिए मान कितना होगा? F होगा। ये हमने वहीं से निकाला है, N से ये सभी मान हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ आप चार्ट में इजीली देख सकते हैं, 0 के लिए S होगा, S का स्फेरिकल, तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? S कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अधिकतम 2 होते हैं। इसका आकार कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। इसीलिए N बराबर अगर 2 है तो इसका आकार कैसा होगा? P होगा। P का आकार कैसा होता है? डम्बल शेप, इस तरीके से, डम्बल के आकार का, है ना। ये हमारा कौन सा कक्षक हो गया? P कक्षक हो गया। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 6 रह सकते हैं। यदि हमारे पास N का मान 3 है तो हम अधिकतम लेके चलते हैं। अगर L बराबर 2 आ रहा है तो इसकी शेप कैसी होगी? D, डिफ्यूज्ड होगी, डबल डम्बल शेप, इस तरीके से। तो ये किसी भी कक्षक या उपकोष में उपस्थित कक्षक के इलेक्ट्रॉनों की जो संभावना है उस क्षेत्र को दर्शाता है। स्फेरिकल है तो इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। अगर P कक्षक में है तो इस तरीके से पाया जा सकता है, D कक्षक में है तो डबल डम्बल शेप में पाया जा सकता है, इस तरीके से। बच्चों, ये आप नोट कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने सबसे पहले N संख्या के बारे में पढ़ा, जो हमारी होती है मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी हमारी होती है L, जो होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या, है ना। N जो है हमें कोषों की संख्या को बताती है, उसके आकार को बताती है, उसकी आकृति को बताती है। L जो होती है हमारी द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है, उपकोष के बारे में बताती है, उपकोष की आकृति के बारे में बताती है। उपकोष वह स्थान होता है जो कोष के भीतर, जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है किस त्रिविमीय आकृति में पाया जा रहा है ना। यदि हमारे पास L का मान कितना है?
0 है, 1 है, 2 है या 3 है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें, मुख्य है, या बाकी भी होते 3 के बाद 4 5 अदर्स हमारे उपकोष भी होते, पर मुख्य हमारे 0 1 2 3। तो S हमारा उपकोष हो जाएगा S, 1 हो जाएगा हमारा P, 2 हो जाएगा हमारा D और 3 हो जाएगा हमारा F। उपकोष हो जाएंगे। इसकी आकृति हो जाएगी स्फेरिकल, की आकृति हो जाएगी डंबल, डी की आकृति हो जाएगी हमारी डबल डंबल, और एफ की जो है इसकी आकृति बहुत जटिल होती है, इसको हम किसी एक निश्चित आकृति द्वारा दर्शा नहीं सकते, बहुत ही जटिल आकृति होती है। तो जो हमारी मुख्य होती है, एक होता है एस कक्षक के लिए, एक होता है पी कक्षक के लिए और एक होता है डी कक्षक के लिए। ठीक है, तो ये मान हमारे कहाँ से आए, ये हमारे सब आई n-1 से। अगर हमारा n 1 है तो उसके लिए 0 मान आ जाएगा, अगर n हमारा 2 है तो उसके लिए 0 और 1 दोनों आ जाएंगे, अगर n बराबर हमारा 3 है तो उसके लिए हमारे 0 1 2 आ जाएंगे, अगर n बराबर हमारा 4 है तो उसके लिए हमारे कौन कौन से मान आ जाएंगे, 0 1 2 3। ये बच्चों, ये आप समझ गए होंगे। इस आकृति के अंदर इलेक्ट्रॉन की संभावना जो होती है, प्रायिकता जो होती है पाए जाने की, वो अधिकतम होती है इस आकृति में, स्फेरिकल शेप में। इसी तरीके से किसी भी उपकोष में P, इस डंबल आकृति में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है। अब किसी भी उपकोष में हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है 4l+2, है ना। ये अन्य फॉर्मूला हमारा होता है 2 × 2l+2। इसके द्वारा किसी भी उपकोष में हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं उसकी संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे, है ना, अभी हमने उसकी शेप देखी थी, अब शेप में कितने इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहते हैं उसे हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, 4l+2, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 है ना। यदि हमें S उपकोष के लिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है तो यहाँ पर जो L का मान कितना हो जाएगा, 0। हमने अभी देखा था S के लिए जो L का मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। तो 2 × 2 0+2, तो कितना आ जाएगा ये 2। तो S में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। इसी तरीके से P, अभी हमने P का मान देखा था, है ना। तो P का मान यदि हम फॉर्मूले में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 1+2। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं p ऑर्बिटल में, आपने पढ़ा होगा 6 अधिकतम इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। इसी तरीके से d ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और f में 14, है ना। तो आप इस टेबल को भी नोट डाउन कर सकते हैं। 2l+2 फॉर्मूले, है ना। S में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, P में 6 होती है और T में 10 होती है, F में 14। तो अभी तक आप ये सभी संख्या सीधा देखते थे, पर अब आपको जानकारी मिल गई होगी हमने कहाँ से ये संख्या ज्ञात करी। वो हमने किससे ज्ञात करी है, द्विगुणित क्वांटम संख्या द्वारा हमने ज्ञात करी है। हम यहाँ मान किसका रख रहे हैं, हम द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान रखते हैं जिसे L से प्रदर्शित किया जाता है। टेबल को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी भी उपकोष में, है ना, उपकोष के एंगुलर मोमेंटम के लिए चक्रण संवेग के लिए हम एक फॉर्मूला नोट डाउन कर सकते हैं, h/2 पाई √L+1, है ना। इससे हम कोई भी इलेक्ट्रॉन की संवेग से चक्रण कर रहा है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना। इसे कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। H आप सब जानते हैं,
प्लैंक कांस्टेंट है ना, यहाँ पे पाई का मान भी ज्ञात है जो हमेशा फिक्स रहता है, परिवर्तित नहीं होता है। एल का मान हम किसी भी कक्षक के लिए निकाल सकते हैं। अगर एस ले रहे हैं हम तो एस के लिए एल का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पी ले रहे हैं तो उसके लिए कितना हो जाएगा मान, 1 हो जाएगा। डी लेंगे तो उसके लिए मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप किसी भी कक्षक के लिए निकालने के लिए यहाँ पे एल के मान को सिर्फ परिवर्तित कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वांटम संख्या पढ़ेंगे वह होगी हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या, है ना। अभी तक हमने सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम संख्या पढ़ी, उसके बाद दिगंशी क्वांटम संख्या पढ़ी, इसके बाद जो हमारी आ जाती है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। सबसे पहले हम कोश लेके गए थे, कोश के बाद उपकोश, उपकोश के बाद हम जो लेके जाएंगे वो होंगे कक्षक। अब कक्षकों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे वह हमें कौन बताएंगी, वह बताएंगे हमें चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय जो हमारी क्वांटम संख्या होती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है, इसका भी सीधा संबंध एल से होता है, हमारी दिगंशी क्वांटम संख्या से होता है। ठीक है, जिस तरीके से हमें एल का मान ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात होना चाहिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ज्ञात होना चाहिए, मुख्य क्वांटम संख्या हमें पता होनी चाहिए। इसीलिए हमें चुंबकीय क्वांटम संख्या ज्ञात करने के लिए किसका मान पता होना चाहिए, दिगंशी क्वांटम संख्या का मान ज्ञात होना चाहिए। मतलब हमें एल का मान अगर हमें ज्ञात है, कोई मान दिया गया है, तो उससे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए एक कॉमन फॉर्मूला जो होता है एल के लिए, है ना, एल से हमें एम का मान ज्ञात करना है, तो वो हो जाएगा हमारा m इक्वल टू माइनस एल 0 टू प्लस एल। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए यदि हमारे पास एल का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, तो एम का मान कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूले में अगर हम रखेंगे कितना हो जाएगा, -1 0 +1। ठीक, इसी तरीके से यदि हमें एल का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तो उसके लिए m बराबर कितना हो जाएगा, -2 -1 0 +1 और +2। कॉमन फॉर्मूला हमारा हो जाएगा m के लिए l माइनस से 2 प्लस l। ठीक, यदि हमारे पास मान दिया गया है s का मान रखा गया है, तो s का मतलब हमें l क्या है, इसके लिए 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसके लिए, यदि हमारे पास दिया गया l बराबर कितना 2 लेके चलते हैं यदि हम, ठीक है, तो इसके लिए मान हम क्या लिखेंगे m के लिए, m इक्वल टू -2 -1 0 +1 +2। अब इन मानों के भी अर्थ हैं, ये हमें डी कक्षक के बारे में बताता है। किसके बारे में बता रहे हैं, डी कक्षक के बारे में। dx y dyz dxz dx² -y² और dz²। तो ये किसी भी ऑर्बिटल के अभिविन्यास के बारे में बता रहा है, किसी भी कक्षक के अभिविन्यास के बारे में बता रहा है। आप देख रहे होंगे तो किसके बारे में बता रहा है, ये उसके आकृति नंबर नहीं है, ये उसकी आकृति के बारे में भी बता रहा है, उसके अभिविन्यास के बारे में भी बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन 3D में किस तरीके से व्यवस्थित है। यदि हम l बराबर 1 लेके चलेंगे 1, तो m के मान क्या हो जाएंगे, -1 0 +1। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये मान किसका होगा, px का, py का और pz का। ये उसका मान ही नहीं बता रहा है, उसके साथ साथ उसके अभिविन्यास को भी बता रहा है। यदि हमारे पास l बराबर 0 है तो m बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये s के बारे में बता रहा है, s कक्षक के बारे में हमें जानकारी दे रहा है। तो बच्चों, आज हमने जो क्वांटम संख्याएं पढ़ी हैं उसका एक टॉपिक है चक्रण क्वांटम संख्या, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप जितना भी आज पढ़ाया गया है उसका एक बार पुनः थोड़ा
अभ्यास करना, कुछ प्रश्न होंगे ऐसे, क्योंकि 30 मिनट में बहुत सारे टॉपिक नहीं आ सकते थे, तो जितने जितने मुख्य बिंदु थे, है ना, मुख्य जो छोटे छोटे फॉर्मूला हैं जो हमें न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प करते हैं, है ना, किसी डेफिनेशन में आ जाते हैं तो हम उसके सहायता से डेफिनेशन वगैरह भी लिख सकते हैं, है ना, कुछ भी प्रश्न भी हल कर सकते हैं, तो उन फॉर्मूले को लेके मैंने आज की जो क्लास ली थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप आगे भी जुड़े रहेंगे।